मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा, हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 को लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके थे। आज की सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 टू 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या कहती है। लेट एल बी द लाइन सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। किसी एक्स वाई प्लेन में आपके पास जो एल दिया हुआ है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस है, यानी कि इसके अंदर वो सारी लाइंस आती हैं जो एक्स वाई प्लेन में कहीं ना कहीं लाई कर रही हैं। एंड आर बी द रिलेशन, और आर एक ऐसा रिलेशन दिया हुआ है इसी एल के अंदर जो किस तरह से डिफाइंड है कि अगर कोई पहली लाइन है और सेकंड लाइन है, कोई भी दो लाइन है वो ले सकता है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें पहली लाइन पैरेलल हो जाएगी सेकंड लाइन के। आगे उसने क्या कहा है, शो दैट द आर इज एन इक्विवेलेंस, जो कि हम लास्ट क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि हमें फर्स्ट पार्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना होता है। हमें एक सेट दिया जाता है एक्स वाई प्लेन में, फिर एक उससे रिलेटेड एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है एंड देन उसे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना होता है। फिर उसके साथ वो एक अदर स्टेटमेंट को कंबाइन करके देता है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। हमें उन्हीं सभी लाइंस का सेट फाइंड करना है जो कहीं ना कहीं रिलेट करती हो किस लाइन से, y इज इक्वल टू 2x+4। यानी कि हमने वो वाली लाइंस का सेट डिफाइन करना है, वो वाली सेट लाइंस लेकर आनी है जो y इज इक्वल टू 2x+4 से रिलेट करती हो, जुड़ी हुई हो। तो पहले हम करते हैं अपना इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं एंड देन सेकंड पार्ट को करेंगे। देखो कैसे करेंगे। द गिवन सेट A इज इक्वल टू, हमें कैसे डिफाइन किया गया, सेट ऑफ ऑल लाइंस। सेट ऑफ ऑल लाइंस है इन एक्स वाई प्लेन के अंदर। द रिलेशन आर फ्रॉम A टू A इज डिफाइंड एज, उसे डिफाइन कैसे किया गया है, देखो बेटा हमारे स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है L1, L2 such that L1 is parallel to L2 की जो पहली लाइन है वो पैरेलल दी हुई है लाइन L2 के। अब मुझे क्या शो करना है, इसे हम सभी को इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे पहले अपना देखते हैं रिफ्लेक्सिव। कोई एक लाइन उठाते हैं, लेट L, लाइन L बिलोंग करती है सेट से, देन फॉर ऑल लाइन L के लिए जो A से आ रहे हैं, इफ क्या होता है, हमने कोई एक्स एलिमेंट उठाया, एलिमेंट हमारे पास कैसी है, लाइन है, सेट से आ रही है, तो फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू ए, हमें पता है कि एल कोमा एल अगर हमारे रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो वो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अब हमें पता है कि हर एक लाइन अपनी लाइन के खुद के पैरेलल तो होगी ही। जैसे कि मान लीजिए लाइन L1 दी हुई है हमें, तो ये खुद की लाइन खुद के पैरेलल तो होगी और इसे हमें क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन बोला जाता है। तो अब हम क्या लिखेंगे अपनी लाइन के अंदर, जब खुद की लाइन खुद के ऊपर मिल जाती है तो हमें वो कोइंसिडेंस लाइन बोला जाता है और खुद की लाइन खुद पे पैरेलल तो होगी ही। तो अब आगे आएगा दैट इज ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर L1 कोमा L बिलोंग कर गया हमारे पास रिलेशन R में। दिस इम्प्लाइज रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट करेंगे बेटा हम सिमेट्री। सिमेट्री के अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई लाइन, लेट L1 और L2 दो लाइंस हैं जो कि हमारे पास सेट से आ रही हैं, क्योंकि सेट हमारे पास लाइंस का है। फॉर ऑल L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू A, हमारे पास क्या, अगर L1 कोमा L2 बिलोंग करता है रिलेशन R से, देन क्या होना चाहिए, L2 कोमा L1 भी रिलेशन R में ही जाना चाहिए। अब यहाँ देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है, नाउ L1 कोमा L2 बिलोंग करके R में, यानी कि पहली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी। इसका मतलब ये है, अब लिखते हैं दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, पैरेलल टू L2। अब यहाँ से ये है, देखो अब कोई लाइन L1 है और कोई सेकंड लाइन हमारे पास L2 है, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी तो अब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि L2 भी पैरेलल होगी L1 के। ठीक है, अब आप किसी के सामने खड़े हो तो ये भी तो कहेंगे ना कि वो भी तो आपके सामने खड़ा है। तो यहाँ से हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रूव होती है। तो अब यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज L2 इज पैरेलल टू L1। दिस इम्प्लाइज, अब L2 L1 के पैरेलल होगी तो ये रिलेशन में चला जाएगा। L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन R है वो कैसा है, सिमेट्रिक। लिखते हैं रिलेशन R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट चलो देखते हैं बेटा, अब हमने करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, हमारे पास अगर L1, L2, L3 तीन लाइंस लेंगे, लिखते हैं लेट L1 कोमा L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू सेट A से, जो कि हमारे पास सेट ऑफ लाइंस है। फॉर ऑल
L1 कोमा L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू A, हमारे पास क्या होता है इफ़ L1 कोमा L2 बिलोंग कर गया R से एंड L2 कोमा L3 बिलोंग कर गया R से, दिस इम्प्लाइज क्या होगा L1 कोमा L3 भी R से बिलोंग करेगा। R मतलब रिलेशन R में ही जाना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या बोलेंगे करेंगे, देखो नाउ L1 कोमा L2 बिलोंग करता है R से एंड L2 कोमा L3 भी R से चला गया, तब हम क्या कहेंगे, क्योंकि दो कंडीशन तो हमें दी होती है, हमें तीसरे वाले को प्रूव करना होता है। दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। अब ये देखो कोई लाइन L1 पैरेलल है L2 के और कोई थर्ड लाइन L2 है जो पैरेलल है L3 के। दिस इम्प्लाइज ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई। तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L3। दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। अगर ये L3 है तो हम लिख सकते हैं कि L1 कोमा L3 हमारे पास किस में चला गया, रिलेशन R में बिलोंग कर गई। अब रिलेशन R में जाती है तो ये ट्रांजिटिव का केस हो गया, तो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। अब हमें पता है जब हमारे पास रिलेशन में तीनों कंडीशंस होगी तो क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है जहाँ तक हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करना था। अब आगे उसने क्या बोला है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें उन्हीं लाइंस का सेट बताना है जो कहीं ना कहीं किस लाइन से रिलेट करती हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से ही रिलेट करती हूँ। और सारी लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो देखेंगे इसे करेंगे कैसे। नाउ द सेट ऑफ लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू, अपनी दी हुई बुक अपनी स्टेटमेंट में देखो बेटा वही लाइन आपको लिखनी है। द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 क्या होगा, इज द सेट ऑफ लाइन्स। कैसे सेट ऑफ लाइन्स बनेगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको लाइन्स का सेट बताना है दैट आर पैरेलल टू गिवन लाइन, लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब ये देखो सेट ऑफ ऑल लाइंस, वही सारी लाइंस जो कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के ही रिलेटेड हो। अब ये देखो मान लीजिए हमने कोई एक सेट माना P, उसको नाम दे देते हैं जो हम वर्बली बोल रहे थे P है। उस P सेट के अंदर क्या आएंगी, वो सारी लाइंस आएंगी बेटा जो कहीं ना कहीं पैरेलल होंगी हमें दी हुई लाइन के, जो कि क्या है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इस लाइन के पैरेलल होंगी। वही सारी लाइंस इस सेट के अंदर आने वाली हैं। अब हम जनरल फॉर्म ऑफ लाइन लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या होता है हमारे पास स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई लाइन कितनी झुकी हुई है एक्सिस के अराउंड, इनकी किसी लाइन का कितना झुकाव है, अब वो कितनी भी डिग्री झुक सकती है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। और जो c होता है ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट का काम करता है जो कि वैल्यूज अकॉर्डिंग टू लाइन बदलता रहता है, लेकिन स्लोप जो होती है बेटा वो मेन होती है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। तो स्लोप सेम रहनी चाहिए किसी भी लाइन को पैरेलल होने के लिए। अब ये देखो हमारे पास लाइन दे रखी है जनरल फॉर्म की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है वो है बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब 4 यहाँ से अब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगी, m के प्लेस पे देखो सारी y इज इक्वल टू m के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2, तो स्लोप ऑफ लाइन यानी कि m। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारे स्टेटमेंट में 2। और नेक्स्ट जो c है, और वो हमारे लाइन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में c कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है जो कि चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू लाइन। अब ये देखो लाइन हमें क्या दी है 2x प्लस 4, ये पैरेलल होगी हर उस लाइन के जिसका स्लोप 2 होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल होगी हर उस लाइन के जिसका स्लोप 2 होगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो लिखेंगे कैसे, लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन इज in the form of
वो सारी लाइन जो इसी फॉर्म में इसी पैटर्न में होंगी विद स्लोप m के साथ। द लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस, अब ये 4 है, ये तो अपनी वैल्यू वेरी कर सकता है, ये चेंज कर सकता है एज एन अ कॉन्स्टेंट, एज एन अ कोफिशिएंट, इसकी वैल्यूज बदलती रह सकती हैं। तो जो भी लाइन्स हमारे पास इसके पैरेलल होंगी वो कैसी फॉर्म में दिखेंगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस c, वेयर c इज बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में, यानी कि कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है आपके 1 2 3 -1 1/2 1/5 1/6 कुछ भी हो सकता है। तो वो सभी ऑल नंबर्स हमारे पास किस में आते हैं, रियल्स में, इसलिए हमने c को r में रखा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू, वो सारी सेट का लाइन जो रिलेट करता है किसके, गिवन लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस c, वेयर c बिलोंग्स टू रियल लाइन्स r, रियल नंबर r से बिलोंग करता है हमारे पास c। तो यहाँ पे आप बेटा आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप सो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जस्ट कुछ नहीं है, बस सेट ऑफ ऑल लाइंस बताना था कि जो रिलेट करती हैं लाइन y से 2x प्लस 4 से, वो हमने दिखा दी कि वो सारी लाइंस इसके पैरेलल होंगी जो कि y इज इक्वल टू 2x प्लस c की ही फॉर्म में कहीं ना कहीं रिलेट करती होंगी। तो वही हमने जनरल फॉर्म, क्योंकि किसी भी लाइन को पैरेलल होने के लिए सेम झुकाव में होना चाहिए, और वो झुकाव हमारे पास स्लोप के साथ कितना था कि 2, तो यहीं से हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर होता है। क्या कहा, अब ये तो आपको दी हुई लाइन थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, अब इसके जो पैरेलल यानी कि जो भी सेट ऑफ लाइंस आएगा ये सारी आपके पास क्या है, लाइंस ही दे रखी हैं, ये सभी लाइंस हैं, और इन्हीं का सेट किस जनरल फॉर्म में आएगा, कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू 2x प्लस c, क्योंकि जो c है ये तो बदलते रहेंगे, मान लो इसमें 1 आ जाता है, इसमें 2 आ जाता है, इसमें -1 आ जाता है, इसमें +6 आ जाता है, इसमें 5 आ जाता है, तो कुछ भी इनके तो कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी स्लोप रहेगी, जो इनके झुकाव रहेंगे लाइन के, अगर ये हमारे पास दी हुई लाइन होगी 2x प्लस 4, अब इसके पैरेलल जाने के लिए तो ऐसी ही इससे ही रिलेटेड स्लोप होनी चाहिए ना, तभी उसने कहा है कि स्लोप चेंज नहीं होगी, आपका कांस्टेंट c कुछ भी हो सकता है। आई होप तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। बाकी ये लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन, ये थोड़ा घुमा घुमा के लाइंस मतलब वही लिखा हुआ है सभी लाइंस का। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 को। देखो, let R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R is equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब उसने बोला है चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताना है बेटा हमको। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, अब आपको एक कोई रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर, ये देखो 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ये दिए हुए हैं। अब इसमें देखना आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, चार तरह के एलिमेंट्स दिए। अगर इसको अब रिफ्लेक्सिव होना है तो इसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए, यानी कि ये सभी तो हमारे पास एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग खुद की रिफ्लेक्शन खुद के एलिमेंट्स वाले तो हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसे सिमेट्री के केस के लिए। ये आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, ये आपकी एमसीक्यूज फॉर्म का है, डायरेक्ट करना है, इसलिए मैं आपको जस्ट समझाने के लिए आपको तो सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना है। सिमेट्री के केस के लिए क्या होता है बेटा, अगर आपके पास 1 2 है तो आपके पास 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, अगर आपके पास 1 3 है तो आपके पास 3 1 भी होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 1 2 है तो एक्सरसाइज खत्म होने को आई है स्टूडेंट्स, तो इतना तो बच्चा आपको पता होगा, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, किसके, सिमेट्री के केस में। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे 1 3 प्रेजेंट है तो आपको क्या होना चाहिए, 3 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन वो तो एलिमेंट्स हमें नहीं दिख रहे, तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि ये सिमेट्री का केस तो फेल कर गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए, और क्या कहा था, नहीं होने के लिए एक रीज़न भी वैलिड होता है जब उसको हमें नहीं वाला दिखाना होता है, और जब नहीं का केस सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ से आता है हमारे पास ट्रांजिटिव के केस में। ट्रांजिटिव के केस में ये देखो, अगर आप 1 1 लेते हो और 1 3 लेते हो, अगर आपने 1 1 लिया है और आपने 1 3 लिया है तो यहाँ से 1 और 3 निकल के आएंगे, 1 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ से 1 2 लेते हो, 1 2 लिया आपने यहाँ से और 2 2 लिया, अब 1 2 और 2 2 में से क्या होगा,
1 2 ये भी प्रेजेंट हो रहा है, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो हम लिखेंगे कैसे? हमारे पास यहाँ से ऑप्शन बी सेटिस्फाई होगा। ऑप्शन यहाँ लिखो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट इज, उसने क्या बोला ऑप्शन बी में? रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज की सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू, कैसे दिया हुआ है, ए कोमा बी। अब इनका रिलेशन डिफाइंड देखो किस तरह से दे रखा है। ए इज इक्वल टू बी माइनस टू होना चाहिए, वेयर बी जो है वो 6 से बड़ा ही है, यानी कि जो बी आपको लेना है वो 6 से बड़ा लेना है। और जब यहाँ पे बी की वैल्यू रखोगे तो वो इक्वल्स टू ए के आने चाहिए। क्या करना है? चूज द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर का सिलेक्शन करना है, करेक्ट आंसर। अब इसमें बेटा आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए देखो, उसने बोला है 2,4। अगर 2,4 लेते हो, ये आपके पास ए का काम कर रहा है, ये आपके पास बी का काम कर रहा है, और जो आपको रिलेशन दे रखा है वो दिया हुआ है, ये आर में कहता है ना इसको। अब आर में जाने के लिए इस वाली कंडीशन को इसको सेटिस्फाई करना होगा। बी के प्लेस पे 4 रख के देखो, आपने बी के प्लेस पे 4 रखा और -2 किसके इक्वल आया? 2 के इक्वल तो आ गए, 2 इज इक्वल टू 2। लेकिन क्या आपके पास यहाँ पे 4, क्या 4 ग्रेटर देन 6 होता है? क्या 4 आपके पास 6 से बड़ा है? नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट वाला केस क्या हो जाएगा? रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन। अब आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर। सेकंड ऑप्शन उसने क्या दिया है? 3,8 बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन आर में नहीं जाता। नेक्स्ट देखो 3,8 आर से बिलोंग करता है। ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। अब यहाँ पे आपके पास बी का काम कौन कर रहा है? 8, और ए का काम कौन कर रहा है? 3। बी के प्लेस पे 8 रखो, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा? 6। और 6 यहाँ पे अब आपके पास राइट हैंड साइड आई है, लेकिन ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 3, विच इज नॉट इक्वल्स टू 6। तो हम यहाँ से कहेंगे कि 3,8 भी रिलेशन आर में नहीं जाता। अब चेक करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन भी ग्रो हो गया। अब आते हैं सी ऑप्शन के ऊपर। सी उसने बोला है 6,8 बिलोंग करता है आर में। लेट्स चेक इट कि जाता है क्या नहीं। तो a इज इक्वल टू बी माइनस 2, इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना बेटा, तभी वो r में जाएगा। करते हैं। अब हमारे पास अपने स्टेटमेंट में b का काम कौन कर रहा है? 8, और a का काम कौन कर रहा है? 6। तो b के प्लेस पे 8 रखो, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। राइट लेफ्ट हैंड साइड में a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 6। तो 6 इज इक्वल टू 6, ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, क्या 8 हमारे पास 6 से बड़ा है? क्योंकि हमारे पास जो b होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए 6 से। तो 8 इज ग्रेटर देन 6, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करगी। तो हम कहेंगे कि यस देयरफॉर 6,8 जो रिलेशन है वो बिलोंग कर गया आर से, दैट इज सी इज, ये हमारे पास सही है। एक बार डी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या उसने रिलेशन दिया है? 8,7 ऑर्डर्ड पेयर है, वो जाता है रिलेशन आर में। लेट्स चेक इट। ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। बी के प्लेस पे बेटा हम रखते हैं 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, और ए के प्लेस पे हमारे पास क्या आता है? 8 विच इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये देयरफॉर 8,7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हमारे पास सी ऑप्शन ही करेक्ट होता है। इसी से आपका सेशन आज कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 1.1 भी आपके पास बच्चा कंप्लीट होती है। तो प्लीज़ सेशन को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड रिकमेंड कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर रखिए। और प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। लेकिन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए विद AD क्लासेस फॉर मैथ्स, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।